नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जो कि है कॉर्डेट एंड देयर एनाटॉमी। ठीक है, उसमें हम लोग बेलेनोग्लॉसिस पढ़ रहे थे। उसके आगे भी मैंने आपको ऑलरेडी कई लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, जो प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। बेलेनोग्लॉसिस में सारी चीज़ें, उसकी एनाटॉमी, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, सब कुछ कवर हो गया था, बस उसका डेवलपमेंट बचा था। तो आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डेवलपमेंट ऑफ बेलेनोग्लॉसस। और आप सबकी डिमांड पे आप सबने बोला था कि आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, तो आप मैम प्लीज़ क्वेश्चन करवाइए। तो उसके लिए 8 AM डेली आपको जूलॉजी के जो है क्वेश्चंस मिलते हैं, वहाँ से जाके आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। और अगर इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मैं पढ़ाती हूँ, अगर इन नोट्स का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बेलेनोग्लॉसस में है डेवलपमेंट, मतलब कि वो कैसे एक छोटे से अंडे से बेलेनोग्लॉसस बड़ा बनता है, इसकी प्रोसेस को हम जानेंगे। उसको समझने से पहले आप समझेंगे पहले रिप्रोडक्शन, कि बेलेनोग्लॉसस में जो है रिप्रोडक्शन कैसा होता है। ये एक डायग्राम है, दैट इज लार्वा ऑफ बेलेनोग्लॉसस, जिसे कि आप क्या कहते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा। कई बार मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ कि इनका डेवलपमेंट दो तरीके का होता है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है एंड इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जहाँ पे कोई लार्वल स्टेज ना बने, ठीक है, डायरेक्ट एग से न्यू वन नया एनिमल बन जाए, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जहाँ पे कोई लार्वा जो है बने, उसके बाद वो उसमें मेटामॉर्फोसिस हो, उसमें चेंजेस हों, फिर नया एनिमल बने, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। बेलेनोग्लॉसस में जो है रिप्रोडक्शन दोनों दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल में टाइप में बडिंग इन्वॉल्व होता है, बडिंग टाइप में होता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक आध स्पीसीज ऐसी होती हैं बेलेनोग्लॉसस की जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। लेकिन जनरली बात की जाए, अगर जनरल बेसिस पे देखा जाए, तो इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो रेयर फेनामिना है, किसी एक आध स्पीसीज में देखा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक स्पीसीज में देखा गया है, जो है कि बेलेनोग्लॉसस कैपेंसिस, ठीक है। ये इटैलिक में लिखा है, और आप जब अपनी कॉपी में लिखें तो प्लीज़ बेलेनोग्लॉसस और कैपेंसिस को अलग अलग अंडरलाइन करें, क्योंकि आप सबको पता होगा कि स्पीसीज़ और जीनस और स्पीसीज़ को लिखने का रूल होता है कि जो जीनस है उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और जो स्पीसीज़ है उसका जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा। और अगर आप इटैलिक में नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब कि इस तरीके से आप देख सकते हैं इस फॉन्ट में और इस फॉन्ट में चेंज है, अगर आप इटैलिक में नहीं लिख पा रहे हैं तो उस बेलेनोग्लॉसस कैपेंसिस को लिखने से लिखें और उसके नीचे अंडरलाइन कर दें, ये रूल होता है, ठीक है। इनके सक्सेस कैसे होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, लेकिन उनको आप बाहर से देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सिमिलर दिखते हैं। कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, गोनेट्स वगैरह मैच्योर हो जाते हैं जब, तब पता चल पाता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। अगर बात की जाए कि आपके सामने रख दिया जाए दोनों मेल और फीमेल, बाहर से देख के आप नहीं बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, मतलब इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनको आप बाहर से देखकर ये बता दें कि ये मेल है और ये फीमेल है, जैसे ह्यूमंस में होता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें मैंने आपको बताया कि जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवा मिले जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद डेवलपमेंट इनका दो तरीके का हो सकता है, या तो वो डायरेक्ट हो सकता है या तो वो इनडायरेक्ट हो सकता है, और ये बात डिपेंड करती है एग की साइज पे। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म, ठीक है, और ओवा मिलके फर्टिलाइज किए, ठीक है, और एग बना। एग की साइज मतलब कैसी है, अगर स्मॉल एग है तो उसमें मतलब ज़्यादा अमाउंट में यॉक नहीं पाया जाता। यॉक आप पढ़ेंगे जब और सब डेवलपमेंट अच्छे से
एनिमल का, तो वहाँ पे आप यॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें यॉक कैसा होता है, इनमें यॉक बहुत अच्छी मात्रा में नहीं पाया जाता है, इस वजह से इनका डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है और इनमें लार्वा बनता है। लेकिन जिनका एग लार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है, ऐसे जो बैलेनोग्लॉसस होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, उनमें लार्वा नहीं बनता है। और जो लार्वा बनता है उसे क्या कहते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। चाहे डायरेक्ट डेवलपमेंट हो या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो, दोनों ही डेवलपमेंट में जो पहले के फेजेस होते हैं, यानी कि 2 सेल स्टेज बनना, फिर उससे 8 सेल स्टेज बनना, 16 सेल स्टेज बनना, ब्लास्टोमियर ब्लास्टोसील का बनना, फिर गैस्ट्रुला का बनना, ये सारी जो स्टेजेज होते हैं वो सेम होते हैं। बस ये होगा कि जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें लार्वा का फॉर्मेशन होगा और जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। ये कैसे होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स होते हैं। तो इनमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। जो इनका ब्रीडिंग सीजन है वो मई टू जून है, ठीक है। जब इसमें स्पर्म और ओवा दोनों मैच्योर हो जाते हैं तो मेल और फीमेल बॉडी से आके वो क्या करेंगे, इस तरीके से स्पर्म और ओवा बाहर की तरफ सी वाटर में आ जाएंगे और वहीं पे क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब 2 तरीके का डेवलपमेंट था, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है, बाकी की प्रोसेस सेम होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की तरह, ठीक है। बेसिकली आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से ही पूछा जाता है क्योंकि उसमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। एक तो होता है आपका लार्वल स्टेज, और लार्वा से बनने वाले पहले स्टेज को कहते हैं प्री लार्वल स्टेज, ठीक है। प्री लार्वल स्टेज के बाद लार्वा का स्टेज आता है, लार्वा बनता है, उसके बाद फाइनली लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है, चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में, और वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अडल्ट में, ठीक है। जो जाइगोट होता है वो कब बनता है, जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से जाइगोट बनता है। अब वो जाइगोट जब बन जाता है तो उसमें फर्दर क्या होता है, क्लीवेज। क्लीवेज को हिंदी में विदलन कहा जाता है। अब आपको तो विदलन, विदलन का मतलब होता है ये डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट होते हैं मतलब एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, इस तरीके से ये क्या होंगे, इंक्रीज होंगे साइज में, ठीक है। क्लीवेज होता है। और ये क्लीवेज जो है इसका टाइप कई टाइप का होता है। इनमें क्लीवेज होलोब्लास्टिक, इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल और रेडियल टाइप का होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि बैलेनोग्लॉसस या हेमिकॉर्डेट में क्लीवेज किस टाइप का होता है, ये चीज़ पूछ सकता है आपको। तो आपको पता होना चाहिए इनमें क्लीवेज कैसा होता है, होलोब्लास्टिक, इक्वल और रेडियल टाइप का, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, एक स्फीयर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, और इस ब्लास्टोमियर को नाम दिया गया है मॉरुला। इस स्टेज को क्या कहते हैं, मॉरुला। और इस स्टेज में जो पहला क्लीवेज होगा, यानी कि पहली बार जब ये डिवाइड होंगे तो उनमें क्लीवेज कैसा होगा, वर्टिकल टाइप का, ठीक है, वर्टिकली होगा। सेकंड भी वर्टिकल होता है लेकिन पहले वाले के राइट एंगल पे, ठीक है, पहले वाले के राइट एंगल पे होगा, ठीक है। ये वर्टिकल क्लीवेज अगर हो गया इस तरीके से तो इसके राइट एंगल पे क्या होगा, दूसरा क्लीवेज होगा। थर्ड क्लीवेज इनमें कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगा। और 8 ब्लास्टोमियर बनाएगा जो कि अनइक्वल साइज के होंगे, यानी कि इनके साइज डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब इनमें ये 8 बनेंगे जिसमें से जो ऊपर वाले रहेंगे, ठीक है, जो अपर वाले रहेंगे वो स्मॉल होंगे साइज में, स्मॉल होंगे साइज में, इनको क्या कहा जाएगा, माइक्रोमियर्स कहा जाएगा। और जो नीचे वाले होंगे वो लार्ज होंगे साइज में, ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा, मैक्रोमियर्स। तो एक ही बॉल में ये क्या कर रहे हैं, दो साइज शो कर रहे हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये अनइक्वल साइज शो करते हैं, ठीक है। अब इस मॉर्ला के बाद फॉर्मेशन होता है आपके किसका, यही मॉर्ला सिंगल लेयर्ड हॉलो और स्फेरिकल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कि सीलोब्लास्टुला या
ब्लास्टुला कहते हैं। और ये प्रोसेस होता है आपके 6 से 15 घंटे में। एग बनने के 6 से 15 घंटे के अंदर ये प्रोसेस होता है, ब्लास्टुला बन जाता है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये ब्लास्टुला बन जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, ब्लास्टोसील। ठीक है, ये ब्लास्टोसील बनेगा। ठीक है, अब इस ब्लास्टोसील में क्या होता है, एक इन्वेजिनेशन, ये अंदर की तरफ धंसना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, ऑर्किनट्रॉन। और ये जो पोर है ब्लास्टोसील में, वो जो पोर है उसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोपोर। उसके बाद ये ब्लास्टोपोर क्या होंगे, धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। इस तरीके से ब्लास्टोपोर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा और ऊपर की तरफ ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको कि क्या कहेंगे, प्रोटोसील कहेंगे। और यहाँ पे एपिकल थिकनिंग, यानी कि ऊपर के पार्ट को एपिकल कहा जाता है, तो ऊपर की पार्ट में थिकनिंग होने लगेगी जिसको कि एपिकल थिकनिंग कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में आप इसको देखेंगे, ये जो ब्लास्टोसील होता है, इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है जिसको कि ब्लास्टोसील कहते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया। इसके 12 से 14 घंटे के अंदर एक इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट हो जाता है ब्लास्टुला, जो कि डीपेन होता रहता है, जिसको कि क्या कहते हैं, ऑर्केंट्रॉन। और जो बाहर की तरफ खुलता है किसमें, ब्लास्टोपोर में। ये मैं आपको डायग्राम में दिखा चुकी हूँ। अब इस ब्लास्टोपोर को जो है बाद में ये ब्लास्टोपोर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे और एम्ब्रियो बंद हो जाएगा। और अब इस स्टेज को क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला। ठीक है, इस स्टेज को आप क्या कहेंगे, इस स्टेज को आप क्या कहेंगे, गैस्ट्रुला। ठीक है, ये स्टेज गैस्ट्रुला कहलाता है जब ब्लास्टोपोर क्लोज हो जाता है। अब गैस्ट्रुला जो है लेंथन मतलब बढ़ने लगता है। इस एक्सिस को अगर कोई एनिमल ऐसा है तो ऊपर के एक्सिस को एंटीरियर एक्सिस और नीचे की एक्सिस को पोस्टीरियर एक्सिस कहते हैं। अब इस एक्सिस में ये क्या होगा, ये गैस्ट्रुला बढ़ने लगेगा। ठीक है, और अब आर्केंट्रॉन की जो ऊपर की कैविटी है, टिप है, वो पिंच ऑफ हो जाएगी, यानी कि बाहर निकल जाएगी और सीलोमिक वेसिकल बना लेगी जिसको कि प्रोटोसील कहते हैं। और इनका प्रोटोसील इंटेरोसीलोमिक होता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैनोग्लॉसस का जो प्रोटोसील है वो किस टाइप का होता है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके का होता है, इंटेरोसीलोम। सीलोम के बारे में मैंने जब आपको शुरुआत में नॉन कॉर्डेटा पढ़ाया है तो वहाँ पे मैंने शुरुआत में सारे टर्मिनोलॉजी समझाए हैं। तो वहाँ मैंने सीलोम बताया है, साइटोसिलोमेट होता है, इंटेरोसिलोमेट होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी पाई जाती है जिसको कि क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। ठीक है, अब लार्वा का डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। ये डायग्राम मैंने और दे रखा है। लार्वा के डेवलपमेंट की बात की जाए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसील के बाद जो इनका इनर एंड होता है, ठीक है, वो अर्ली गट मूव्स टुवर्ड द वेंट्रल सरफेस एंड ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू अ माउथ। ठीक है, अब ये क्या होगा, इनका जो अर्ली एंड है वो एक माउथ की ओपनिंग के थ्रू क्या होगा, खुलने लगेगा। ठीक है, और इनका जो गट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन में। ठीक है, गट जो है डिवाइड हो जाएगा ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन जो है ऊपर आउटसाइड की तरफ खुल जाएगा एनस में। ठीक है, बाहर की तरफ एनस बन जाएगा, जैसा कि आप कई बार मैंने स्ट्रक्चर में आपको एनस दिखाया है ब्लाइनोग्लॉसस की। ये एनस जो है जिस तरफ ब्लास्टोपोर क्लोज होता है, यानी कि पोस्टीरियर साइड में आपने देखा था, यहाँ पे ब्लास्टोपोर की क्लोजिंग ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे ब्लास्टोपोर क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लास्टोपोर क्लोज हो रहा है, एनस का फॉर्मेशन यहीं पे होता है। ठीक है, एनस का फॉर्मेशन यहीं पे होता है। ठीक है, अब जो है एनस बन गया तो बाय दिस टाइम एम्ब्रियो बिकम्स यूनिफॉर्मली सिलिएटेड। अब एम्ब्रियो क्या होगा, यूनिफॉर्मली एकदम सिलिएटेड हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा एग मेम्ब्रेन से। 7th डे पे ये काम कब होता है, 7th डे पे। और एक फ्री स्विमिंग लार्वा लाइफ गुजारने लगेगा जिस लार्वा को कहते हैं टॉर्नेरिया लार्वा। अब डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे टॉर्नेरिया लार्वा के बारे में, किस तरीके से टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है ये देख सकते हैं। टॉर्नेरिया लार्वा इस तरीके से, पहले कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, पहले कुछ इस तरीके सा दिखता है जिसमें ऑर्केंटरॉन की कैविटी पाई जाती है, ऊपर एपिकल थिकनिंग और एपिकल टफ्ट पाया जाता है सीलिया का, ये प्रोटोसील पाया जाता है और हाइड्रोफोर। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हाइड्रोफोर पाया जाता है।
बाद में क्या होगा, इसी ब्लास्टोपोर की जगह एनस का डेवलपमेंट हो जाएगा। गट इनका इंटेस्टाइन स्टमक में डिवाइड हो जाएगा। प्रोटोसिल इस तरीके से पाया जाने लगेगा और ये माउथ बनेगा यहाँ पे, और ईसोफेगस एंटीरियर साइड में, ऊपर की साइड में एंटीरियर साइड में माउथ और पोस्टीरियर साइड में एनस बनेगा। फिर इस में लार्वा में डेवलपमेंट होगा इस तरीके से, ठीक है। ये डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे एपिकल थिकनिंग और इनकी हो जाएगी, सीलियरी बैंड बनेंगे, 2 सीलियरी बैंड बनते हैं इनमें, ये देख सकते हैं। और ये ईसोफेगस आपका है, ठीक है। फिर माउथ, टीलार्क, इस तरीके से ये हाइड्रोफोर बनता है। बाद में कुछ इस तरीके से इनका लार्वा दिखने लगता है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जिसमें कि स्टमक, आई और सीलियरी बैंड्स, टीलो टीलोट्रॉच, एनस और इंटेस्टाइन बन जाता है। एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। इनका लार्वा कैसा होता है, क्लियर होता है, ग्लॉसी अपीयरेंस होता है और ओवल बॉडी की होती है। अगर रेंज की बात की जाए तो 3 mm इन साइज होते हैं, ठीक है। वेंट्रल साइड में इनके माउथ पाया जाता है, जो कि इक्वेटोरियल प्लेन जो होता है बॉडी का वहाँ पे होता है। और पोस्टीरियर साइड में टर्मिनल एनस पाया जाता है, जहाँ पे गट इनका डिफ्रेंशिएट हो जाता है स्टमक, इंटेस्टाइन और ईसोफेगस में। ये बात पहले भी आप जान चुके हैं। 2 बैंड बनता है सीलिया का बॉडी सरफेस पे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। जो एंटीरियर सीलियरी बैंड होते हैं, या जिसको सर्क्यूमोरल बैंड कहा जाता है, वो वाइंडिंग कोर्स प्री ओरल सरफेस पे पाए जाते हैं, और जो पोस्ट ओरल लूप बनाते हैं, ठीक है। पोस्ट ओरल लूप बनाते हैं, और इनकी सीलिया जो होती है शॉर्ट होती है और फूड को कलेक्ट करने में सर्व करती है। फूड को कलेक्ट करने में ये सीलिया क्या करते हैं, हेल्प करते हैं खाने को कलेक्ट करने में। जो पोस्टीरियर सीलिएटेड बैंड हो जाता है, जिसको कि टीलोट्रॉक कहा जाता है, आप देख सकते हैं टीलोट्रॉक यहाँ पे, ये पोस्टीरियर सीलियरी बैंड है, ये एंटीरियर सीलियरी बैंड है, और ये पोस्टीरियर सीलियरी बैंड है, जिसको कि टीलोट्रॉक कहा जाता है। ये जो सीलियरी बैंड होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिंग बनाते हैं एनस के आसपास ऊपर फ्रंट साइड में, और इनकी सीलिया लॉन्ग होते हैं, जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। जो एंटीरियर सीलिया होता है वो फूड को कलेक्ट करने का काम करता है, जो पोस्टीरियर सीलिया होता है वो लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। इनके एंटीरियर एंड पे एपिकल प्लेट की थिकनिंग पाई जाती है, जो कि एपिडर्मस सेल होती है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। यहाँ पे पेयर ऑफ आई स्पॉट या ऑसिलाई पाए जाते हैं। टफ्ट ऑफ सेंसरी सीलिया या एपिकल टफ्ट पाए जाते हैं, जिनको कि सीलियरी ऑर्गन या कप शेप्ड के होते हैं, ठीक है। और ये फील्ड होते हैं क्लियर मटेरियल लेंसेज से, ठीक है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे टफ्ट ऑफ सीलिया पाया जा रहा है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आई पाई जा रही है इस तरीके से, ठीक है। एपिकल थिकनिंग यहाँ पे पाई जा रही है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं कप शेप्ड के पाए जा रहे हैं, जिसमें क्या पाई जा रही है, आई पाई जा रही है इस तरीके से कप शेप्ड, ठीक। इनका प्रोटोसील जो प्रोबॉसिस सीलियम होता है वो थिन वॉल्ड सैक लाइक होता है, ओपन्स होता है एक्सटीरियर बाहर की तरफ, किससे, हाइड्रोपोर, या जिसको कि प्रोबॉसिस पोर कहते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हाइड्रोपोर या प्रोबॉसिस पोर में प्रोटोसील, ये प्रोटोसील हाइड्रोपोर या प्रोबॉसिस पोर में क्या होता है, खुलता है, ठीक है। टू द राइट ऑफ हाइड्रोपोर लाइट पल्सेटिंग हार्ट वेसिकल, इसके राइट साइड में हार्ट वेसिकल पाया जाता है। अब इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हार्ट वेसिकल के बारे में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है जब आपने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लॉसस पढ़ा है, ठीक है। कॉलर और ट्रंक सिलोम अपीयर होता है ओल्डर लार्वा में, जब लार्वा और ओल्डर होने लगता है तो उसमें कॉलर और ट्रंक दिखाई देने लगता है। अब बात आती है मेटामॉर्फोसिस की, ठीक है, ये देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको थोड़ा क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे क्या है, ये देख सकते हैं, ये प्रोटोसील की कैविटी है, ठीक है। यहाँ पे ये माउथ बन जा रहा है, ईसोफेगस, ये आई सीलियरी ग्लैंड है, और ये टीलॉर्क है, ठीक है। यहाँ पे फिर ये और लेटेस्ट में है, जहाँ पे ईसोफेगस वगैरह बन गया, माउथ वगैरह आ गया है। और लेटेस्ट की बात की जाए तो लेटेस्ट लार्वा में ये देख सकते हैं आपका ट्रंक, ठीक है, ट्रंक दिखने लगता है और कॉलर दिखने लगता है। प्रोबॉसिस ये इस तरीके से दिखने लगता है ऊपर। और एकदम लेटेस्ट लार्वा की बात की जाए तो ये इस तरीके से कुछ दिखने लगते हैं, ठीक है, जिसमें आपका हेड प्रोबॉसिस, ठीक है, प्रोबॉसिस ट्रंक, प्रोबॉसिस कॉलर और ट्रंक तीनों क्या होते हैं, दिखने लगते हैं, ठीक है।
मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, अब लार्वा क्या होता है, स्विम करता है फ्रीली, ठीक है, स्विम करेगा फ्रीली और प्लैंक्टोनिक लाइफ स्टाइल, प्लैंकटन की तरह, जैसे प्लैंकटॉन्स पाए जाते हैं वाटर में, उस लाइफ को ये क्या करेगा, लीड करेगा, फीड करता है माइन्यूट ऑर्गेनिज्म पर, ऑर्गेनिज्म को खाएगा और फाइनली मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट वर्म का फॉर्मेशन कर लेगा। मेटामॉर्फोसिस के टाइम में ये साइज में क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, इनमें ट्रांसपेरेंसी पाई जाती है, सीलियरी ग्लैंड पाए जाते हैं, सेंसरी सीलिया, आई स्पॉट, ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं ये क्या हो जाती हैं, लॉस्ट, यानी कि मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे ये लॉस होने लगती है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। इनका बॉडी डिफ्रेंशिएट होने लगता है किसमें, प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक में, ठीक है, प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक में डिफ्रेंशिएट होने लगता है। दो कॉन्स्ट्रिक्शन दिखते हैं जिसमें ट्रंक रीजन इलांगेटेड होता है, ट्रंक रीजन क्या होता है, बड़ा होता है, इस तरीके से। प्रोबॉसिस ये देखा आपने, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन इनका ट्रंक क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। जो हाइड्रोपोर होता है वो प्रोबॉसिस पोर होता है, बक्कल, डाइवर्टिकुलम और गिल्सलिट अपीयर होने लगते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी इनका दिखने लगता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनके प्रेजेंस दिखने लगते हैं प्रोबेबली, जो कि डेवलप होते हैं किससे, मेसोडर्म से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनका जो गोनड होता है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो किससे डिराइव्ड होता है, तो आपको पता होना चाहिए मेसोडर्म से। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों पाया जाता है, और इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेसोडर्म से डिवाइड होता है। टंग बार भी दिखाई देने लगता है, टंग बार में आपके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार मैं बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है। आशा करती हूँ इनका डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।